हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर दैट इज़ चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है हमारा ख़त्म हो चुका है। तो एच एस सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये वाला चैप्टर आपके लिए कोई नया चैप्टर है नहीं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वो पढ़ के रखे हुए हो। इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है। बहुत सारे टर्म होंगे यहाँ पे जो नए टर्म होंगे नहीं आपके लिए। जैसे कि हम जब फर्स्ट ईयर में मोशन पढ़ते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, तब आपको मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सारे टर्म पता थे, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता थे। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ टर्म ऐसे मिल जाएंगे जो आपको पता होगा, है ना। या फिर कुछ लॉज होंगे जो पता होंगे कि इस चैप्टर में ये वाला लॉ था, वहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो कुछ काइंड ऑफ रिपीटेशन भी होगा, बट यहाँ पे बहुत ही मतलब एक्सटेंड करेंगे स्टडी को। जो भी चीज़ होगा उसको डीपली एनालिसिस करेंगे, बहुत ज़्यादा जानना है। अगर वहाँ पे कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन तुम्हें कम दिया गया था क्लास 10th में, तो वो यहाँ पे ज़्यादा होगा, उसका भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट है ना, करंट वर्ड भी तुम्हें मतलब कोई नया वर्ड है नहीं। इलेक्ट्रिक करंट तो तुम्हें पता होगा। वैसे करंट जो होता है, लिटरल मीनिंग क्या होता है? करंट मतलब बहते रहना, है ना। वाटर करंट भी तुमने सुना हुआ होगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होगा, इसमें हम अगर इन टर्म्स ऑफ सोर्स बात करें, सोर्स, अगर मैं बार बार सोर्स यूज कर भी रहा हूँ। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में मैंने कहा था तुम्हारे पास जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का सोर्स था वो था चार्ज, है ना। चार्ज बट विच इज नॉट इन मोशन, याद है ना। तो यहाँ पे करंट, तुम्हें मैंने कहा कि करंट जो होता है वो फ्लो होता है, फ्लो, है ना। लिटरल मीनिंग इसका यही होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्लो होगा वो किसका होगा? चार्ज का होगा। तो चार्ज इज इन मोशन। इस चैप्टर में चार्ज जो होगा वो मोशन में रहेगा, ठीक है। इतना दिन तक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक था वो चार्ज एट रेस्ट था, यहाँ पे चार्ज इन मोशन है। तो चार्ज मोशन में रहेगा, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म आता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो तुमने ऐसे सीखा हुआ होगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे तुमने सीखा होगा। मतलब टी टाइम के लिए अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है ना, टी टाइम के लिए क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, तो करंट को अगर तुम आई से लिख रहे हो तो क्यू बाई टी लिखोगे तुम, रेट ऑफ फ्लो, है ना, ठीक है। तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास था, मतलब मैंने इसलिए डायरेक्ट इसका डेफिनेशन बता दिया। पर देखो चार्ज जो फ्लो करना है, चार्ज को, करंट, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए चार्ज को फ्लो करना है। तो नेचर में भी ऐसा कुछ फेनोमेना है जिसकी वजह से करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे कि बताओ कौन सा फेनोमेना होगा? जैसे कि तुम्हारे पास लाइटनिंग के टाइम पे क्या होता है कि क्लाउड से अर्थ तक चार्ज जो है फ्लो कर जाता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट तब जनरेट हो जाता है। उस समय भी तो चार्ज फ्लो कर रहा था। जो डेफिनेशन मैंने लिखा वो क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कुछ समय के लिए चार्ज फ्लो कर गया, कहाँ से? क्लाउड से कहाँ तक? अर्थ तक, है ना। तो वहां पे तुम्हें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट मिल जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा करंट मिलता है, बहुत ही डेंजरस है वो वाला करंट, है ना। तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है जहां पे तुम्हें फ्लो ऑफ चार्ज दिखाई देता है, और फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से क्या जनरेट हो गया? करंट जनरेट हो गया, ठीक है। तो क्या उस टाइप ऑफ करंट के बारे में इस चैप्टर पे हम बात करने वाले हैं? तो आंसर है नहीं, ठीक है। अब करंट जब तुम नाम सुनते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट जब नाम सुनते हो, तो तुम्हारे दिमाग में ये आता ही होगा कि भाई हमारे घर पे भी तो कनेक्शन है ना, हमारे घर पे भी तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, वायरिंग तो हमारे घर पे भी है। तो सर क्या वो वाला करंट के बारे में बात करेंगे? तो वो वाला करंट के बारे में भी मैं बात नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कनेक्शन होगा, इस चैप्टर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, हमारे यहाँ पे जो हाउस होल्ड कनेक्शन होगा वो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। पहले वाला केस क्या बताया? पहले वाला बताया कि जो करंट होगा, जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखा, उसके रेस्पेक्ट से हमें पता चल रहा था कि फ्लो ऑफ चार्ज। फिर हमने जानने की कोशिश की, नेचर तो एक फिजिक्स जो होता है वो नेचर का ही स्टडी होता है ना। तो नेचर में कुछ ऐसा फेनोमेना हो जो नेचर ही मतलब क्रिएट करके रखा है। तो लाइटनिंग ऐसा फेनोमेना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज
मतलब एक साथ फ्लो कर जाता है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए। तो इस चैप्टर में हम वैसे वाला चीज़ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि तुम्हारे जो हाउस होल्ड कनेक्शन है वो ऑल्टरनेटिंग कनेक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें, तो ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो और एक टाइप ऑफ करंट जो हमारे पास बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, एसी और डीसी की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे डायरेक्ट करंट जो होगा, डायरेक्ट करंट, तो इस चैप्टर में हम डायरेक्ट करंट के बारे में बात करेंगे और आगे 2-3 चैप्टर में भी हम डायरेक्ट करंट के बारे में ही बात करेंगे। चैप्टर 7 तक जब हम पहुंच जाएंगे ना, तब हम ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करेंगे। ये तो हमारे पास क्या हो गया, चैप्टर 3 है, ठीक है। अब डायरेक्ट करंट के बारे में बात तो करेंगे ऑब्वियसली, बट यहाँ पे जो हम जो करंट फ्लो करेगा ना, जो करंट फ्लो करेगा इस चैप्टर में, बेसिकली हम इसको स्टेडी मानेंगे, स्टेडी करंट, ठीक है। तो स्टेडी करंट के बारे में बात करना है हमें। करंट जैसे लिटरल मीनिंग मैंने कहा कि बहते रहना। अब देखो पानी जब बह रहा है तो कहीं पे ऐसा होगा कि स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है ना, स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे कि स्टेडी करंट हो, या फिर ऐसे नहीं तूफान आ गया, बहुत पानी बिखर रहा है, मतलब जैसे तैसे बह रहा है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी डायरेक्ट करंट का जो स्टडी होगा, ऐसे नहीं कि अचानक बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो गया, फिर वोल्टेज कम हो गया। मतलब मैं वोल्टेज के बारे में बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस तो पढ़ा दिया तुम्हें वैसे, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा घट जाएगा, ऐसे नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पे स्टडी रखेंगे। तो करंट जो भी स्टडी करना है, इसमें हमें स्टेडी करंट स्टडी करना है। ये पॉइंट क्लियर है ना। हम डायरेक्ट करंट के बारे में ही बात करेंगे। अब तुम मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर डायरेक्ट करंट फिर ऑल्टरनेटिंग करंट, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो ये डिस्कस कर लेंगे। चलो पहले और कुछ भी इन्फॉर्मेशन बताना है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद एक बार डिस्कस कर लेंगे। और अगर मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं भी करता हूँ ना, तो भी कुछ मतलब बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जब हम पढ़ने वाले हैं वैसे पता भी चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अच्छा वही होता है कि चैप्टर 7 में इसको डिस्कस करें, एसी और डीसी का डिफरेंसेस अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो मैंने कहा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज के लिए मैंने कुछ सिचुएशन बताया कि ऑल्टरनेटिंग करंट हो सकता है, डीसी करंट हो सकता है। डीसी करंट में स्टेडी फ्लो ऑफ करंट हम देखेंगे यहाँ पे। अब देखो जो करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट, मैं इलेक्ट्रिक लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट जिसका डेफिनेशन तुमने बोला अभी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, वो ही क्लास 10 में तुमने सीख के आए हो। बट देखो इलेक्ट्रिक करंट का जो स्टडी होगा इस चैप्टर में, वो हम सॉलिड कंडक्टर्स तक ही लिमिटेड रखेंगे। पहली बात तो ये टोटल चैप्टर कंडक्टर के ऊपर ही है, कंडक्टर के ऊपर ही है। कंडक्टर वो चीज़ है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पैसेज देता है फ्लो करने के लिए, है ना। हमें चार्ज को फ्लो करवाना है, करंट जाना है इससे, तो हमें कंडक्टर ही चाहिए। डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर लेके तो काम नहीं करेंगे, है ना। तो कंडक्टर के बारे में स्टैटिक जो प्रॉपर्टीज था वो तो हमने सीखा हुआ है कंडक्टर के बारे में। वैसे कंडक्टर हम जानते हैं, मतलब ठीक है। और यहाँ पे फ्लो करने के लिए जो मटेरियल यूज करेंगे वो मेटल होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा, जो मैं कह रहा था कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा है तो बेसिकली सॉलिड कंडक्टर को लेके मैं बात कर रहा था। तो नॉट नेसेसरी कि सॉलिड कंडक्टर में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, नॉट नेसेसरी। तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हो सकता है, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, वहां पे पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन रह सकता है। देखो मैंने एक चीज बता दिया कि जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर में, वो सॉलिड कंडक्टर तक ही हमारा स्टडी रेस्ट्रिक्टेड है। तो तुम कहोगे सर ये बता क्यों रहे हो, मैं बता रहा हूं कि इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं। वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हें इसको पढ़ना है, पहली बात, वहाँ पे तुम डिटेल में समझ भी जाओगे। फिर तुम कहोगे कि तब जब तुम सीखोगे कि करंट जा रहा है तो तुम कहोगे अरे ये तो सर ने सॉलिड लिया था, ये तो लिक्विड वाला केस बताया नहीं। तो लिक्विड वाले केस में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में करंट जाएगा, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट का जो जनरल डेफिनेशन है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ इस चीज़ को, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की, कि तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है सेकेंड ईयर में, वहाँ पे तुम्हें पता चलेगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम देखो इस चैप्टर को, अगर मेरे वीडियो के साथ साथ तुम एनसीईआरटी के बुक फॉलो कर रहे हो ना, तो वहाँ पे देखना एक टर्म तुम्हें मिल जाएगा, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में अगर तुम पढ़ रहे हो मेरे साथ, मेरे वीडियो देखने के बाद तुम उसको भी फॉलो कर रहे हो ना, तो तुम्हें ऐसे मिल जाएगा कि ऑथर कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी कंडक्टर है,
कुछ भी कंडक्टर है, मान लो ऐसे कंडक्टर ले लिया मैंने, तो कह रहा है कि सर्टेन एरिया ले लो, सर्टेन एरिया ले लो, ठीक है, सर्टेन एरिया ले लो और उस एरिया से चार्ज फ्लो कर रहा है, उस एरिया से चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमें अब तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लिक्विड स्टेट में भी फ्लो कर सकता है या फिर सॉलिड कंडक्टर हो उसमें भी फ्लो कर सकता है। तो हम जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, मतलब हम अगर इलेक्ट्रिक करंट इन जनरल कहेंगे ना, तो हम तो मेंशन नहीं कर रहे कि सॉलिड के लिए बता रहा हूँ या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए करंट का डेफिनेशन बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। करंट का जनरल डेफिनेशन तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है, वो करेक्ट है, बट तुम इन जनरल डेफिनेशन जो बोल रहे हो इसमें तो ऐसे हो सकता है कि सॉलिड से भी करंट जा सकता है या फिर लिक्विड से भी करंट जा सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होके। तो तुम जो डेफिनेशन जो बताने जा रहे हो, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो तो सॉलिड के रेस्पेक्ट में ही पढ़ने वाले हैं, वो करेक्ट है। बट यहाँ पे देखना, ऑथर ने इंट्रोडक्शन में एक चीज़ बताया हुआ है कि तुम्हारे पास जो अगर जो पॉजिटिव चार्ज है, क्यू पॉजिटिव, कह रहा है कि जो नेट क्यू पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा तुम्हारे पास, अगर गिवन सर्टेन एरिया है, तुम्हारे पास अगर एक सर्टेन एरिया है और उस एरिया के परपेंडिकुलर में, ये अगर एरिया है, गिवन सरफेस एरिया है, मतलब एरिया वेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो ये सरफेस एरिया है, तो चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है तो परपेंडिकुलर हुआ ना, एरिया वेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पहली बात। तो कह रहा है कि तुम्हारे पास अगर कोई गिवन कंडक्टर है, कोई भी गिवन कंडक्टर किसी भी स्टेट में हो, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट हो, तो उसमें अगर तुम्हारे पास नेट क्यू, नेट पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, ठीक है, और इसमें नेट नेगेटिव चार्ज जा रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों को अगर तुम माइनस करते हो तो क्यू नॉट नेट तुम लिखोगे क्यू पॉजिटिव नेट माइनस क्यू नेगेटिव नेट, तो ये तुम्हारा नेट चार्ज हो जाएगा। तो ये चार्ज, दिस चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, दिस चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। अब तो तुम पूरा कंफ्यूज हो चुके हो, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, मुझे पता चल रहा है, बट मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि अगर ये गिवन सरफेस एरिया है, देखो ये कंडक्टर मान लो तुम, ये तुम एक कंडक्टर मान लो, ठीक है, ये कंडक्टर है, ये सरफेस है, इतना तो समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर है, ये ऐसे फ्लो करेगा, चार्ज अगर ऐसे फ्लो करेगा गिवन एरिया से परपेंडिकुलर, है ना। तो अब देखो इसमें बहुत सारा, ये जो कंडक्टर है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मूव कर सकते हैं, मे बी क्यों बताया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों ही मूव कर जाएंगे, है ना, समझ रहे हो ना। सॉलिड कंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम कहते हैं कि सॉलिड कंडक्टर वो चीज है जिसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर सपोज्ड टू मूव, ठीक है। पॉजिटिव आयन जो है वो फिक्स्ड है, ऐसे ही आगे ही हम ऐसे ही पढ़ेंगे, तो उसमें वो वाला चीज मूव नहीं करता, इसलिए ऑथर ने एक चीज लिखा है कि मे बी दे मे मूव। तो मे मूव इसलिए कह रहा है कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं ऑथर, है ना। तो कह रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है मूव कर सकता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तुम्हें कैसे पता चल रहा है, तुम्हें ये पता है इलेक्ट्रिक करंट जो है सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। सॉलिड स्टेट में अगर होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऑथर क्यों कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, ऑथर ने देखो मे भी ऐसे लिखा है, मे मूव, तो पॉजिटिव चार्ज मे मूव, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है इस यहाँ पे। तो कह रहा है कि अगर देखो ये अगर कंडक्टर है और ये रूम टेम्परेचर में है, रूम टेम्परेचर समझ रहे हो ना, मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट अस कंसीडर कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 27 डिग्री टेम्परेचर भी तो कुछ टेम्परेचर होता है ना, तो इसके लिए इस टेम्परेचर के लिए भी इसमें कुछ थर्मल एनर्जी मिल जाएगा, किसको, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अगर थर्मल एनर्जी मिलता है तो देखो इस टेम्परेचर में भी, रूम टेम्परेचर में भी ये सारा चीज मूव करने लगेंगे, समझ रहे हो ना, मूव करने लगेंगे। अगर सिर्फ सॉलिड कंडक्टर होता तो इस टेम्परेचर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते, ठीक है। बट मैं मेंशन नहीं करना चाहता यहाँ कि सॉलिड कंडक्टर है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, दोनों को मिला के इन जनरल कह रहा हूँ। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज ही मूव कर रहा है तो लिक्विड के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये कंडक्टर है, ये रूम टेम्परेचर में है, इतना टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर के लिए भी क्या हो रहा है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मूव कर रहा है।
तो देखो सिर्फ पॉजिटिव, अब सिर्फ पॉजिटिव आयन के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव आयन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन, मैं कह रहा हूं कि इस कंडक्टर में मूवमेंट हो रहा है, किसका? पॉजिटिव आयन का और नेगेटिव आयन का। अब बात को समझो, यहाँ पे पॉजिटिव आयन जो है कैसे मूव कर रहे हैं? वो तो रेंडमली मूव कर रहे हैं, मूवमेंट जो होता है वो तो रेंडम होगा, रेंडम मूवमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इतना टेम्परेचर में ये जो जैसे मर्जी हो रहा है वैसे मूव कर रहा है, तो रेंडम मूव कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ पॉजिटिव आयंस ऐसे हो सकता है इस एरिया के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे इस साइड मूव कर सकता है, समझ रहे हो? इस ऐसे मूव करके जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव आयन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसको मैं कहता हूं कि फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ रेंडमली मूव कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे मूव कर रहा हो नॉर्मल टू एरिया बट इस साइड में, तो इसको मैं कहता हूं बैकवर्ड मूवमेंट, समझ रहे हो ना? तो इस हिसाब से हमारे पास जो Q पॉजिटिव नेट मूवमेंट हो गया चार्ज का, Q पॉजिटिव नेट मूवमेंट हो गया, वो क्या हो गया? वो ये हो गया कि Q पॉजिटिव फॉरवर्ड माइनस Q पॉजिटिव बैकवर्ड। समझ गए हो ना? समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा, फिर कहा कि अब तुम कुछ नहीं समझ पाओगे, बहुत कंफ्यूज हो रहा होगा, इसी चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो क्या था, फिर से बताते हैं। ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर को तुमने रूम टेम्परेचर में रखा हुआ है, सिर्फ रूम टेम्परेचर में, एक्सटर्नल कोई फील्ड विल अप्लाई नहीं है, कोई भी एनर्जी तुम नहीं दे रहे हो, जो भी एनर्जी मिल रहा है उसको रूम टेम्परेचर के वजह से ही मिल रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव सारा आयंस मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मूव कर रहा है। तुम्हारे पास जो जनरल डेफिनेशन होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना? तो यहाँ पे चार्ज का मूवमेंट समझो तुम, पहला तो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है? रैंडमली मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। तो हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाने के लिए क्या कह रहे हैं कि जो गिवन एक एरिया ले लो, उस एरिया के रेस्पेक्ट में नॉर्मली जो चार्ज मूव करेंगे, नॉर्मल टू द गिवन सरफेस एरिया, ठीक है। तो नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर सकता है, इस मूवमेंट को मैं फॉरवर्ड मान रहा हूं, और ऐसे जो पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे होंगे उसको मैं बैकवर्ड मान रहा हूं। तो इस हिसाब से पॉजिटिव चार्ज वाला नेट कितना हुआ? पॉजिटिव चार्ज फॉरवर्ड माइनस पॉजिटिव चार्ज बैकवर्ड। समझ में आया? फिर तुम कहोगे कि सर तो फिर तो नेगेटिव चार्ज भी मूव कर रहा होगा, तो हाँ नेगेटिव चार्ज भी मूव कर रहा होगा, उसका मूवमेंट भी तो ऐसा होगा, कुछ नेगेटिव चार्ज रेंडमली मूव कर रहा है ना। मैंने कहा पॉजिटिव भी मूव कर रहा है, नेगेटिव भी मूव कर रहा है। मैंने ये क्लियर भी किया हुआ है कि पॉजिटिव कब मूव करेगा? पॉजिटिव तब मूव करेगा जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, वहां पे पॉजिटिव आयन मूव कर जाता है ना? तो ऐसे भी ऐसा हो सकता है, आप पॉजिटिव जो है उसका तो बारे में बात कर लिया हमने, ये नेगेटिव चार्ज भी मूव कर सकता है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तब हम Q नेगेटिव नेट को कैसे लिखेंगे कि Q नेगेटिव फॉरवर्ड माइनस Q नेगेटिव बैकवर्ड, ठीक है, Q नेगेटिव बैकवर्ड, समझ रहे हो ना? देखो इस चीज को मैं ऐसे समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि किताब में तुम्हें नहीं मिलेगा, किताब में ऑथर डायरेक्ट बोलेगा कि Q पॉजिटिव नेगेटिव, ब्रैकेट में वो लिख रहा है पॉजिटिव फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ऐसे करके, ठीक है। तो इस बात को समझो ठीक से। तो हमारे पास जो करंट की डेफिनेशन है वो है कि Q नेट पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो I होता है। अब Q नेट कितना है? तो Q नेट है, Q नेट कितना होगा? पॉजिटिव चार्ज कितना जा रहा है? नेट पॉजिटिव चार्ज कितना जा रहा है इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। उससे तुम्हें माइनस करना है क्या? नेट नेगेटिव चार्ज कितना जा रहा है, माइनस Q नेगेटिव का नेट, मतलब दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम। समझ रहे हो ना? ये Q नेट हो गया इतना, समझ रहे हो ना? ये Q नेट हो गया इतना डिवाइडेड बाय टाइम, वो है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक करंट इन जनरल डेफिनेशन, ठीक है। बट ऐसे देखो, ऐसे सिचुएशन आगे जाके किताब में हमें इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। बट क्यों बता रहा है? क्योंकि तुम्हें करंट ये बताना चाहता है कि करंट जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए होगा, सॉलिड कंडक्टर्स के लिए भी होगा। सॉलिड कंडक्टर में होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्जेस फिक्स्ड रहेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। एक और भी रीजन होता है कि पॉजिटिव चार्जेस जो होता है वो मूव क्यों नहीं करता, फिर हम ऐसे एज्यूम क्यों कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ -31 kg, और पॉजिटिव चार्ज मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना
वो इसको याद रखना है तुम्हें, 1836 टाइम ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक हैवी बॉडी हो गया, ये एक लाइटर बॉडी हो गया। अब तुम मुझे कहोगे सर ये दोनों तो एलिमेंट्री पार्टिकल है, दोनों ही तो लाइटर बॉडी है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मान लो तुम्हारा मास है, तुम्हारा मास मैं लिख रहा हूं ऐसे 50 लिख दूं, 50 kg, और एक एलिफेंट का मास है, एलिफेंट का मास मान लो है इतना kg, ठीक है, समझ रहे हो? तो बात को समझो कि क्या कहना चाहता हूं। मतलब अब बताओ कौन सा बॉडी बहुत हैवी है। जब एलिफेंट बता रहा हूं तो तुम ना कंपेयर कर पा रहे हो, मतलब तब तुम फिजिकली तुम्हें समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे देखो 1836 टाइम लिख रहा हूं तब भी तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है। तुम कहते हो कि ये दोनों एलिमेंट्री पार्टिकल है, दोनों लाइटर पार्टिकल है, बट कंपेयर भी तो कर सकते हैं ना इन दोनों को, है ना? जब हमारे ऊपर लेके आते तो तब तुम्हें लगता है कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा मास है इसका, बट यहाँ पे तुम्हें नहीं लग रहा है 1836 टाइम्स ग्रेटर देन। तो ये हैवी एलिमेंट है उस रेस्पेक्ट में, माइक्रो वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल है ऑब्वियसली, बट इस एलिमेंट्री पार्टिकल से बहुत हैवी है तो इसका मूवमेंट नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूं ये सारा चीज किताब में नहीं होता, ये तुम्हें नोट करके रखना है। तो चलो यहां से हमें एक करंट का डेफिनेशन मिल गया इन जनरल। मैंने ये भी बता दिया आगे जाके हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को नहीं पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ना है, वो तुम वहां पे पढ़ोगे, वहां पे तुम्हें पता चलेगा पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन मूव कर जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अब करंट का जो डेफिनेशन होगा, तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कैसे एक गिवन एरिया होगा उससे नॉर्मल कितना नेट चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो चार्ज का तुम्हारे पास यूनिट हो गया कूलम, इसका यूनिट हो गया सेकंड, है ना। तो कूलम पर सेकंड तुम लिख सकते हो, बट एम्पियर हम लिखेंगे यहाँ पे बार बार, ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, एम्पियर ही लिखेंगे। करंट की यूनिट तुम ये लिखते हो तो गलत नहीं है, बट स्टैंडर्ड एम्पियर ही हम लिखेंगे इस चैप्टर में, जितना ही मिलेगा हमें। तो हमारे पास अब करंट का डेफिनेशन हो गया। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी एक टाइम इंटरवल में क्यू चार्ज मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, गिवन एरिया का नॉर्मल मूव कर जा रहा है, कोई भी एक गिवन एरिया है उससे नॉर्मली चार्ज फ्लो कर जा रहा है, तो उस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट क्लियर है जो मैंने बताया, वो समझ रहे हो ना? चलो, तो तुम्हारे पास है Q/T। अब देखो ये तो इस करंट को हम ऐसे भी कह सकते हैं एवरेज करंट, ठीक है, इस करंट को हम एवरेज करंट कह सकते हैं। अब तुम कहोगे एवरेज करंट क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि मुझे इंस्टेंटेनियस करंट भी लाना है। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए क्या करेंगे, dQ/dt। बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए अगर थोड़ा सा चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस करंट को हम dQ/dt करके लिखेंगे, है ना। इसको एवरेज को कैसे लिखते हैं याद है ना? जैसे कि एवरेज वेलोसिटी अगर तुम्हारे पास होता है, ज़्यादा डिस्कस इसके बारे में करना नहीं है मुझे, ऐसे del(x/del t) ऐसे लिखते हो, है ना। तो इसको भी del(q/del t) तुम लिख सकते हो, और इसका लिमिटिंग वैल्यू तुम लिख दोगे del t टेंड्स टू 0, है ना। याद है ना वो एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन से कैसे इंस्टेंटेनियस लाते, इससे इंस्टेंटेनियस कैसे लाओगे तुम? इससे इंस्टेंटेनियस क्या करोगे तुम? लिमिट लगा दोगे किस पे? डेल्टा टी पे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो del(x/del t) इस सिचुएशन में क्या हो जाता है? dx/dt हो जाता है। तो इसमें भी ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। बस तुम्हें इंस्टेंटेनियस बताना था इसलिए मैंने ऐसे बताया। ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए भी किसी इंस्टेंट में तुम्हें करंट पता करना है तो ऐसे हम करेंगे dQ/dt। आगे न्यूमेरिकल करेंगे उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल तुम चैप्टर 3 जो फर्स्ट ईयर का है उसमें कर चुके हो। तो चलो अब हम कुछ कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, सॉलिड। अब हम इस चैप्टर का जो थीम है ना, जो कि है सॉलिड, जो करंट फ्लो करेगा सॉलिड से ही करेगा, तो सॉलिड कंडक्टर के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। चलो, कंडक्टर्स, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर्स, ठीक है। तो हमें करंट को फ्लो मतलब चार्ज को फ्लो करवाना है, उसका कंसिक्वेंस ये होगा कि करंट फ्लो कर जाएगा। तो एक कंडक्टर है, मान लो एक कंडक्टर है, ये रूम टेम्परेचर में है, ठीक है। एक कंडक्टर है जो कि रूम टेम्परेचर में, हमारे पास डेफिनेशन करंट का ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज फ्लो करना चाहिए। तो चलो हमारे पास मान लो एक ऐसा सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, सॉलिड की बात कर रहा हूं मैं, सॉलिड की बात कर रहा हूं, ठीक है, हैविंग लेंथ L,
इसका एरिया मान लो ए है, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर है, ये जो सॉलिड कंडक्टर है, मान लो इसमें n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, बट इस चैप्टर में हमें बाउंड इलेक्ट्रॉन से काम नहीं करना है, मतलब डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ना नहीं है, ना ही इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है। करंट तो जाना ही है, करंट तो वही उसी से ही जाएगा, कंडक्टर से, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर शेल इलेक्ट्रॉन होगा, वो फ्री टू मूव होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसको अगर तुमने रूम टेम्परेचर में रखे हुए हो ना, तो इस थर्मल एजिटेशन के वजह से, मतलब उसी वाला वही वाला केस 27 डिग्री मान लेते हैं टेम्परेचर को, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ना वो रेंडमली मूव करते होंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये पॉजिटिव आयन हो गया, ये एक एटॉम था, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये एक एटॉम था, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब कंडक्टर से बाहर नहीं निकला, इट इज अलाउड टू मूव फ्रीली विद इन द कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन से विद इन द कंडक्टर। तो ऐसे बहुत सारे तुम्हारे पास फिक्स्ड आयंस हो जाएंगे जो कि मूव नहीं करेंगे, किस में, सॉलिड कंडक्टर में। मूव कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन करेगा। कैसे मूव करेगा, रैंडमली मूव करेगा। ये ऐसे जा सकता है, 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 किसी भी डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, रैंडमली मूव कर रहा है। अब रैंडमली अगर मूव कर रहा होता है तो ऐसे हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन जाके इससे टकरा गया, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, बेसिकली फिक्स्ड आयन से जाके टकराएगा, फिर इससे टकराया, फिर ऐसे मूव कर गया ये इलेक्ट्रॉन, फिर इससे टकराया तो ऐसे मूव कर गया इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने कहा कि लेट अस कंसीडर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इस वॉल्यूम में ना करीबन 10⁻29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब नंबर डेंसिटी के बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इतना हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब ऐसे रेंज में रहता है। तो देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे पास रूम टेम्परेचर है तो जो चार्जेस है वो रेंडमली मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखा गया कि एट एन एवरेज अगर तुम बात करोगे, तो ऐसे देखा गया कि जितना चार्ज, अगर कोई चार्ज एट एन एवरेज इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में भी वो वाला चार्ज मूव कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम इलास्टिक कलीशन मानते हैं, तो इलास्टिक कलीशन जो कलीशन होता है वो उसको इलास्टिक मान के चलते हैं। तो इलास्टिक कलीशन होने की वजह से मतलब जितना यहाँ पे ये धक्का खाने के बाद इसका वेलोसिटी v है, तो ये तुम्हारे पास पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन से ये धक्का खाने के बाद सेम वेलोसिटी लेकर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, सेम वेलोसिटी लेकर रिटर्न कर रहा है, मतलब वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा है। बट ये कह रहे हैं कि एट एन एवरेज इसका जो डायरेक्शन हम देखें कि इसमें जितना वेलोसिटी लेके चला है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सो सारा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है, ठीक है। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो सारे का वेलोसिटी सेम है, वैसे ये तुम्हारे पास पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो किसी एक टाइम पे इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे भी होगा। जो नेट वेलोसिटी होता है ना इस केस में, तो नेट वेलोसिटी 0 है। तो मैं एट एन एवरेज कह रहा हूं कि जितना भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जितना भी इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, इसके वजह से रूम टेम्परेचर में भी होता है तब भी मूव कर जाता है, ठीक है। देखो ये सारा चीज ना मैं फिजिक्स के टर्म में कह रहा हूं तो तुम्हें मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अब अगर सिंपल एक बात कहूं, तुम्हारे पास एक मेटल रॉड है, ये क्या है, मेटल रॉड, इसको तुमने कोई वायरिंग देके कनेक्शन नहीं लगाया, मेटल है, करंट तो जा सकता है। मैं कह रहा हूं इसको तुमने ऐसे ही रखा हुआ है, घर पे हो, ये चीज ऐसे पीस ऑफ जो मेटल रॉड है इसको ऐसे रखे हुए। अब तुम मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, अगर तुमने इस मेटल रॉड को छुआ, क्या तुम्हारे से करंट पास हो जाएगा? ऐसे ही रखे हो, मतलब रूम टेम्परेचर में है। अब रूम टेम्परेचर में है तो यही तो डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है। अब ऐसे में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एट एन एवरेज क्या है वो सब तुम सुन के बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अगर यहाँ पे बात करूं कि भाई एक सिंपल सा मेटल रॉड है, इसको तुम छू रहे हो, कुछ कनेक्शन नहीं है, कोई करंट यहाँ पे एक्सटर्नली कोई सर्किट बना के नहीं रखे हो, ऐसे ही छू रहे हो, छू पाओगे कि नहीं पाओगे? छूओगे तो मतलब शॉक लगेगा, तो तुम कहोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं होता, हमारे पास तो बहुत सारे मेटल्स हैं, हम तो छूते हैं इसको। तो वही तो बात कर रहे हैं, इसको तुमने रूम टेम्परेचर में रखा तो
मतलब तुम कहते हो इसमें कि रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तुम कहते हो कि रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फिर तुम ये भी कहते हो कि अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो करंट जाएगा। तो अगर तुमने कहा कि रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इतना टेम्परेचर सफिशिएंट है, रैंडमली मूव करता है, तो रैंडमली अगर मूव करता है, अगर चार्ज फ्लो कर जाता है तो फिर तो करंट फ्लो होगा, तो फिर तो इसको छू नहीं पाओगे तुम। तो फिर यहाँ पे हमें शॉक क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसलिए नहीं लगता कि एट एन एवरेज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं हो रहा है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहा है, और सारे का किसी एक टाइम पे एवरेज लोगे, जितना वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर में था उतना ही नीचे में होगा, ऑपोजिट में होगा, मतलब ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में तुम देखोगे, जितने बार वहां पे डायरेक्शन में था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही बार वेलोसिटी मूव, उतना ही बार मूव किया हुआ होगा, ठीक है। जिसके वजह से इसका नेट जो एवरेज वेलोसिटी होता है इस केस में वो 0 होता है। समझ रहे हो ना? अब तुम कह रहे हो कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल थे सॉलिड कंडक्टर में, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, देखा गया कि रूम टेम्परेचर में इसका नेट अल्टीमेट इस पूरा सिस्टम का एवरेज जो वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो अल्टीमेटली जो चार्ज पार्टिकल है इसमें वो तो मूव ही नहीं कर रहा। अगर चार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा तो करंट इसमें नहीं जाएगा, इस सिचुएशन में करंट इसमें नहीं जाएगा, इसीलिए तो हम इसको छू पा रहे हैं। सिंपल सी बात है ना, इससे देखो तो समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो इसका मतलब इस स्टेज में इनिशियली तुम्हारे पास कोई करंट होगा भी नहीं। तो ये केस मैंने जनरेट करने की कोशिश की थी कि चलो देखते हैं, कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, हमें ये भी पता है कि रूम टेम्परेचर में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, हमारे पास डेफिनेशन ये था कि हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं, तो इस केस में हमें करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो नहीं मिला, है ना, हमें करंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि एट एन एवरेज इसका वेलोसिटी 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, चलो, हमें तो करंट चाहिए बट इस स्टेज में हमें करंट नहीं मिला। दूसरा वाला केस लेते हैं। अब एक काम करते हैं, ये कंडक्टर है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक काम करते हैं, इस शेप का, ये देखो, ये एंड तो सर्कुलर है ना, ये सिलेंड्रिकल लिया मैंने, ये एंड सर्कुलर है, तो इसी शेप का तुमने क्या किया, डिस्क टाइप कवर बना लिया, कवर मान लो, इस कवर को तुमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और यहाँ पे भी तुमने एक कवर बना लिया अलग से, ये सेपरेट है, अलग अलग तुमने बनाया, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है ना। अब तुम मुझसे ये मत पूछना सर पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाना है, चार्जिंग बाय इंडक्शन कंडक्शन वो तो मैंने बता दिया, इसको नेगेटिव चार्ज कैसे बनाना है ये भी मत पूछना मुझसे। तो देखो अब तुम्हारे पास इस एग्जैक्टली इसको कवर करना है तुम्हें, है ना, तो इसी शेप एंड साइज का ये वाला चीज बनाया, सेम तो ये भी है, इसको बनाया, बट इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको नेगेटिव चार्ज दिया अलग से। ये कंडक्टर था तुम्हारे पास, अब तुमने क्या किया, इसको लेके यहाँ पे लगा दिया, कवर कर दिया, मान दो इसको लेके यहाँ पे कवर कर दिया, इसको लेके कवर अप कर दिया, और इसको लेके यहाँ पे कवर अप कर दिया। अब बात को समझो, इस एंड को क्या हुआ, इस एंड में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ गया। अब ये क्या है, ये तो है मेटल कंडक्टर, इसमें क्या होता है, इसमें तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, ये मेटल है, इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हुआ क्या, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स ने देखा अचानक यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो सारा इलेक्ट्रॉन इस पे मूव कर गया। इलेक्ट्रॉन कितना है, तो मैंने कहा नंबर डेंसिटी तो बहुत ज्यादा है, तुमने यहाँ पे कितना लाया, तुमने यहाँ पे मान लो लाया 10⁻9 पॉजिटिव चार्जेस लाए हो, तो तुम्हारे पास तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन 10⁻9 इलेक्ट्रॉन इससे आराम से आ जाएगा, तो 10⁻9 वाला इतना ही नंबर इलेक्ट्रॉन आ गया, जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज था उतना नंबर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर गया। तो पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको तो न्यूट्रलाइज कर देगा ना, फिर इसमें क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड हो रहा है ना, तो वो तो पॉजिटिव को ही खींचेगा। पॉजिटिव भी तो बहुत फिक्स्ड था, वैसे मूव नहीं कर रहा था, अब क्यों मूव कर गया, क्योंकि ये एक्सटर्नल फील्ड के हिसाब से काम कर रहा है ना, ये तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगा दिए हो, एक एक्सटर्नल फील्ड के हिसाब से काम कर रहा है, अपने और खींच लेगा, तो कितना नेगेटिव चार्ज था उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी चला जाएगा, तो यहाँ पे भी चला जाएगा, तो क्या होगा, इसको भी वो न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। अल्टीमेटली केस 2 मतलब क्या बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना,
और हमें यहाँ पे करंट को फ्लो को देखना है, उसके लेकर स्टडी करना है। और उसके लिए हमने कहा कि सॉलिड कंडक्टर पे हम वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू सॉलिड कंडक्टर्स। तो सॉलिड कंडक्टर्स लिया मैंने, पहले लिया रूम टेम्परेचर पे, देखा कि करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है, नहीं हुआ। फिर दूसरे बार सॉलिड कंडक्टर लिया, कुछ दूसरा सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, देखा कि हाँ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए तुम्हारे पास जो है करंट फ्लो कर गया। क्यों? कुछ देर के लिए तो इलेक्ट्रॉन मूव किया। यहां पे तुम नहीं कह सकते कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। क्यों नहीं कह सकते? यहां पर रैंडमली मूव नहीं कर सकता। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज के लिए इस डायरेक्शन में लगेगा, तो सारा नेगेटिव चार्ज को इसी डायरेक्शन में आना है, रैंडमली मूव नहीं कर सकता। माइंड इट, रैंडमली कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए एक फील्ड के हिसाब से काम कर रहा है ना। यहां पे भी नेगेटिव चार्ज एक फील्ड के हिसाब से काम कर रहा है, इस डायरेक्शन पे पॉजिटिव चार्ज को ले जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। यहां पे तुम एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं कह सकते, इसको याद रखना, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि यहां पे करंट मुझे मिला था, मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट चाहिए, तो यहां पे भी करंट मुझे मिला था, बट फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी ही इतना इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, तो न्यूट्रल कर दिया, है ना। तो न्यूट्रल करने से पहले तो मूवमेंट हुआ था, तो उसके लिए थोड़ा सा करंट बह गया था, बट मुझे स्टेडी करंट पड़ना है, मैंने बताया भी था, है ना। बट यहाँ पे मुझे कोई करंट वरंट नहीं मिला, स्टेडी करंट नहीं मिला। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए थोड़ा सा करंट तो मिल गया, फिर स्टेडी करंट मुझे पढ़ना है इस चैप्टर में, वो तो नहीं मिला। तो केस मैंने सेकंड वाला केस में भी मैंने देखा कि एक सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की, बट वहां पे मुझे करंट नहीं मिला। तो फिर क्या करें? क्योंकि हमें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है ना, और कंडक्टर के साथ पढ़ना है, सॉलिड कंडक्टर पढ़ना है, स्टेडी करंट भी पढ़ना है, तो हमें ये सारा चीज मिल नहीं रहा अभी तक। कंडक्टर ले लिया, सिचुएशन क्रिएट कर दिया, है ना। तो अब देखो, इसका मतलब हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई करे, और वो उस एनर्जी के वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता रहे, ठीक है। वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो हमें कहां से मिलेगा? वो हमें सेल से मिलेगा या फिर बैटरी से मिलेगा। तो हमें क्या करना है? इस बार बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। बैटरी के साथ अगर कनेक्ट कर दोगे तब जाके तुम्हारे पास स्टेडी फ्लो ऑफ करंट फ्लो हो जाएगा। तो अब देखो, अब जो हम करने वाले हैं, कुछ डेराइवेशन भी करेंगे, कुछ डेफिनेशन भी लाएंगे, और हमारे पास वो भी हो जाएगा, स्टेडी करंट भी फ्लो हो जाएगा। इस कंडक्टर का लेंथ में L ले रहा हूं, इसका एरिया A ले रहा हूं, और इसको मैंने कंडक्टिंग वायर से लेके एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था? इसमें ये हो रहा था कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो मूव कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे। मान लो ये तुम्हारे पास की है, ये क्लोज था, ओपन था पहले, तो ये रैंडमली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना। जब तुमने इसको क्लोज कर दिया, मतलब ठीक है, जब तुमने इसको क्लोज कर दिया, तब तो क्या हो गया? तब इसके पास एनर्जी था, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इससे, तो ये ऐसे खींचता हुआ इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव करवाता रहेगा। ऐसे वाला चीज मैंने वहां पे बता दिया था, कहां पे? कैपेसिटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिचुएशन में होता क्या है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। इतना जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे तुमने अप्लाई किए हो ना, जो भी वोल्ट हो, मान लो 10 वोल्ट हो या फिर 100 वोल्ट हो, कुछ भी हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस एकदम यहाँ पे आ जाता है। मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस तुमने यहाँ पे अप्लाई की, वो इसी एंड में आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? जैसे कि ऐसे था ना तुम्हारे पास एक कनेक्शन, आई होप कि समझ चुके हो, इसकी जरूरत होगा नहीं, बट फिर भी मैंने ऐसे कहा था कि यहाँ पे इसका पोटेंशियल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, इसका पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट होता है तो इसका पोटेंशियल भी 10 वोल्ट होगा इस जगह पे। ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, और इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट लो A, यहाँ पे एक पॉइंट लो B, इसका पोटेंशियल भी 10 वोल्ट ही होगा। यहाँ पे एक पॉइंट लो C, यहाँ पे एक पॉइंट लो D, इसका पोटेंशियल भी 10 वोल्ट ही होगा, या फिर इसका पोटेंशियल भी 10 वोल्ट ही होगा। यहाँ पे दो पॉइंट लोगे, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 वोल्ट ही होगा। आई होप कि क्लियर है। चलो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे तुमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब बात को समझो, यहाँ पे तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, अगर तुम्हारे पास एक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल अगर होता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन होता है वो हमें पता है ना। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, हुआ यूं कि जब तुमने पोटेंशियल एक बैटरी तुमने लगा दी, किसके साथ, इस कंडक्टर के साथ, एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी तुमने लगा दी, तब क्या हुआ, उसके वजह से उसका कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, दीज आर अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है तो इसको खींच लेगा इस साइड पे, तो सारा इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे था, इलेक्ट्रॉन्स तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले, बात को समझो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले मान लो ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा था, इसको वहां पे जाना था, ये इसको वहां पे जाना था, क्यों, क्योंकि थर्मल एजिटेशन के वजह से इसको वहां पे जाना था। जब तुमने ये की वाला की जो है ओपन है, बट सडनली तुमने क्लोज कर दिया, अब इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना है, इसको ऐसे डायरेक्ट, ये इस डायरेक्शन में, इसको डायरेक्ट ऐसे घूमना, बट डायरेक्ट ऐसे घूमने से पहले भी तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव आयंस मिल सकता है, फिक्स्ड आयंस, तो क्या होगा, वो उससे धक्का खा जाएगा। तो इस एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन का। तो जब तुमने देखो, जब तुमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया ना, इलेक्ट्रॉन को तो ऐसे आना है, इसी डायरेक्शन में आना है, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस इसको फील्ड मिल गया तो इसको इसी डायरेक्शन में ही आना है, वो याद रखना पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, कैसे आएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऐसे जा रहा था, क्यों, क्योंकि जब थर्मल एजिटेशन था, एक्सटर्नली कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं था, बैटरी नहीं था, तो इसको ऐसे जाना था। अचानक ये ऐसे मूव किया, बट ऐसे मूव करने से पहले इसमें एक पॉजिटिव आयन हो सकता है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव आयन हो सकता है ना। तो अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा धक्का खाते हुए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, फिर यहाँ पे धक्का मिला, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, बट देखो जैसे भी हो ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, ऐसे ऐसे करके ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब जिगजैग मूवमेंट होगा ऐसे करके, समझ रहे हो ना, स्ट्रेट नहीं जा पाएगा, धक्का खाते हुए जाएगा। बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, समझ रहे हो ना। मान लो कोई शो चल रहा है और छोटा सा एक डोर है, ये डोर है, जैसे कि मेले में होता है ना कोई जादू वाला शो, तो जब खत्म हो जाता है इसी डोर से मान लो 1000 लोगों को निकलना है, तो समझ रहे हो ना, थोड़ा सा धक्का धक्की तो होगा। तो ऐसा नहीं वहाँ पे तो जोर जोर से धक्का नहीं मारोगे, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा। बस एक एग्जाम्पल के तौर में बता रहा था, ठीक है। तो आई होप कि समझ चुके हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है, बट जो पाथ फ्लोड बाय द इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जिगजैग पाथ होंगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, बट इसी डायरेक्शन में वो जाएगा, बट वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और हमें वैसे भी पता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से भी पता था कि ये जो कलीशन बिटवीन टू सक्सेसिव कलीशन, ये जो होगा ये स्ट्रेट लाइन होता है, बिटवीन टू सक्सेसिव कलीशन, यहाँ पे एक कलीशन हुआ और यहाँ पे एक कलीशन हुआ, ठीक है। तो ये वाला जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ये वाला पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। चलो अब बात को समझो, यहाँ पे हमने देखा कि अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इस केस में तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्योंकि ये ऑन है, बैटरी ऑन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे भी करके हो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अल्टीमेटली सारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन है में है। वो अलग बात है पाथ फॉलोड ऐसे हो जाएगा, वो धक्का खाएगा, बट धक्का खाते हुए आगे बढ़ेगा, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ये ऑन है तो इसके देखो, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैंने ये वाला चीज़ वहाँ पे भी बताया हुआ है, कहाँ पे, कैपेसिटर वाले केस में। इसके पास एनर्जी है और यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन था, इसको अब ये ऐसे मूव करवा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। हम कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट उल्टा लेते हैं, तो करंट जो होगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा हम इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं और इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो हम कन्वेंशनल करंट जो लेते हैं वो कन्वेंशन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा ये कन्वेंशन है, ऐसे लिया जाता है। तो कन्वेंशनली करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पॉजिटिव चार्ज से करंट निकला, नो, नेगेटिव चार्ज ही मूव कर रहा है, बट कन्वेंशनली करंट उल्टा हमने पकड़ा, ठीक है। तो एक चीज देखो, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो सारा इलेक्ट्रॉन ना हम मानते हैं कि एट एन एवरेज एक सर्टेन वेलोसिटी लेके ये मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा वेलोसिटी? एक फिक्स्ड वेलोसिटी ले रहे हैं जिसको हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे।
तो द एवरेज वेलोसिटी विथ विच ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैसे एक मूवी आता है टोक्यो ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्टिंग के बारे में तुम्हें पता है ना, ड्रिफ्टिंग करना है, यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, ड्रिफ्टिंग की तरह जिग-जैग मूवमेंट हो रहा है, फास्ट एंड फ्यूरियस। चलो तो एवरेज वेलोसिटी है ये एक, और इससे क्या कर रहा है, सारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्यों, कहाँ मूव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ रहे हो। तो द एवरेज वेलोसिटी विथ व्हिच पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव नहीं कर रहा, मतलब डेफिनेशन बनाने के लिए कह रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि पॉजिटिव एंड पे आ रहा है, इस ऐसे। तो द एवरेज वेलोसिटी विथ व्हिच ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो, तो देखो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को मैं मान लेता हूं कि लेट n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द कंडक्टर। ठीक है, ये एरिया A मैंने लिख लिया, ये L लेंथ है। ठीक है, इसको ठीक तरह से और एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, बाद में कहोगे सर डेरिवेशन कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा ढंग से ड्रॉ करो। ये ऐसे कंडक्टर है और इसमें कंडक्टिंग वायर देके तुमने ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये वाला पॉजिटिव एंड ये वाला नेगेटिव एंड हो गया। इसका लेंथ मैंने माना L है, इसका एरिया, दोनों एरिया सेम ही होगा, A है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तुम दिखा सकते हो यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा 10 to the power 29, 23, 26 ऐसे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं अगर इक्वेशन लिखूं, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो V = U + AT अगर मैं लिखूं किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी V1 है, इनिशियल वेलोसिटी U1 है, एक्सेलरेशन A और ये T1 है। दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए इस वाले इक्वेशन V2 = U2, इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग रैंडमली, इनिशियली मतलब जब तुमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हुआ, तब की बात करो। तब तो इस इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन वैसे जा रहा था, तो किसी सबका मतलब अलग अलग है। ठीक है, वेक्टर लगाना चाहते हो वेक्टर लगा दो। ठीक है, डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा हूं ना, इसलिए वेक्टर दे रहा हूं। तो एक चीज तुम गौर कर रहे हो कि सर आप यहाँ पे A1 A2 क्यों नहीं लिख रहे हो। मतलब मैं यहाँ पे A लिख रहा हूँ, मतलब मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि A जो है, एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है ना। तो तुम ये पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट है। तो चलो फिर भी हम n नंबर तक लिख लेते हैं। पहले मैं बता दूंगा कि A क्यों कांस्टेंट है, वो मुझे एक्सप्लेन करना भी है। तो UN + A Tn, तो ये इक्वेशन लिखा मैंने इंडिविजुअल एक एक करके n नंबर तक, है ना। ये डॉट 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 है। ठीक है, अब देखो तुमने जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें फोर्स दे रहा है इस इलेक्ट्रॉन को। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को कितना फोर्स मिल रहा है। तुम कहोगे सर F = QE होता है, और आप अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन Q = NE होता है। तो n की जगह पे मैं 1 लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन के लिए E लिखूंगा, आप वेक्टर दे रहे हो इसलिए माइनस भी लिखूंगा, है ना। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना फोर्स हो रहा है, इतना फोर्स। माइनस क्यों दिया, क्योंकि वेक्टर यूज कर रहे हो। मैंने पहले ही बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जब तुम Q = +- NE लिखने वाले हो, प्लस माइनस अगर तुम दे रहे हो, मतलब डेफिनेट डायरेक्शन तुम बता रहे हो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स उस डायरेक्शन में मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन को फोर्स उस डायरेक्शन में मिल रहा है। क्लियर है ना। इसको मुझे रफ करना है।
अब बात को समझो, इस फोर्स के लिए, अरे रफ कर दिया तो कैसे होगा, कहां पे करूं, इस फोर्स के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, तो मान लो ए विद एक्सेलरेशन, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने ए एक्सेलरेशन लिखा, तो इस फोर्स क्या होगा, एम ए, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन। अब तुम कहोगे सर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन को आप 1 लिख दो, ताकि दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन 2 लिखोगे, तो ठीक है चलो, तो A1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसका आंसर क्या हो गया, माइनस ई वेक्टर दे दूं बाई एम ई, है ना। किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन लिखा तो A1 लिखा, यहाँ पे A1 लिखना था मुझे, यहाँ पे A2 लिखना था, यहाँ पे A3, ऐसे करके AN लिखना था, है ना, बट मैंने लिखा नहीं, मैंने कहा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन जो A1 तुमने लिखा वो किस किस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, माइनस कुछ छोड़ो, माइनस तो ठीक है, ई कैपिटल ई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला तो कांस्टेंट है ही है, ये वाला भी टर्म कांस्टेंट है। तुम बैटरी को चेंज नहीं कर रहे हो, पोटेंशियल को चेंज नहीं कर रहे हो, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब फॉर ए गिवन पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी कांस्टेंट है। तो इसकी वजह से मैंने कहा भी है स्टेडी करंट फ्लो करना है मुझे, स्टेडी करंट ही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली A2 जब तुम निकालोगे, A2 के लिए भी तो, A2 के लिए मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए भी तो यही इक्वेशन आएगा, वही आएगा ई बाई एम ई, तो मतलब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा, है ना। चलो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। इससे अच्छा ये है कि पहले तुम ना एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर ये वाला इक्वेशन लिखो, तब सही रहता है। ठीक है, मैंने ये वाला पहले ही लिख दिया, तुम पहले ही इसको लिख लो, उसके बाद ये लिख लो, तब और भी क्लियर हो जाएगी। हाँ, यहाँ से पता चल गया मुझे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है ना, तो सारा एक्सेलरेशन सेम ही होगा। अब क्या करना है, अब इन सारे को ऐड कर दो, ये मान लो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन n है, सारे को ऐड कर दो। तो सारे को मैं ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, इक्वेशन 1 ये है ना, ठीक है, वो तो समझ जाओगे, इक्वेशन को ऐड करो। तो मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो v1 प्लस v2 प्लस vn, वहाँ पे होगा u1 प्लस u2 प्लस un माइनस ई बाई एम, इसको याद रखना है, इसको याद रखूँगा। चलो, ए तो ए ही है, T1 प्लस T2 प्लस Tn, है ना, v इक्वल टू u प्लस AT, वो जो जितना भी इक्वेशंस थे सारा ऐड कर दिया। अब मैंने कहा था ना n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो n से ना सारे को डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाई n लिखा मैंने यहाँ पे v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट प्लस vn वेक्टर वेक्टर वेक्टर, इसको n से, इसको n से, मतलब पूरा टर्म को n से है तो अलग अलग से कर रहा हूँ, इसको n से u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस a तो कांस्टेंट है, फिर T1 प्लस T2 Tn, और इसको भी n से डिवाइड करना है। ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख दो, तब सही रहता है। अब देखो ये चीज क्या हो गया, ये सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा था, ये वेलोसिटीज कौन सा है, जो फाइनली तुम पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है उसको डिवाइडेड बाय n कर रहे हो, तो मतलब एवरेज ले रहे हो ना, तो वही तो होगा तुम्हारे पास डी वेलोसिटी। ये तो एवरेज वेलोसिटी है ना, कब, जब तुमने पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद सारा जितना वेलोसिटी सारा इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है ना, समझ रहे हो ना, ये टर्म ही तो एवरेज वेलोसिटी है, उसको मैंने डी वेलोसिटी कहा तो vd लिखा। ये क्या है, अब तुम कहोगे सर तो फिर तो ये भी एवरेज वेलोसिटी है, ऑब्वियसली। कौन सा, इनिशियल वाला, इनिशियल मतलब तब वाला केस जब तुमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, कोई एक्सटर्नल फील्ड के अंदर नहीं है, इसका मतलब तब तो रैंडमली मूव कर रहा था। उस समय तो मैंने कहा ही था कि एवरेज वेलोसिटी उस टाइम में 0 होता है। क्यों, क्योंकि एट एन एवरेज तुम किसी एक डायरेक्शन में जितना बार भी मूव किया होगा, अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना बार मूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला टर्म इनिशियल एवरेज वेलोसिटी होता है, वो मैंने पहले केस 1 करके मैंने वही समझाया था, केस 1 करके। वीडियो को अगर देख रहे हो पूरा ना काट के तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। वैसे ही इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा देखना होता है, बाकी तुम काट के देखो, तुम्हारा मर्जी। चलो, ए, इसको मैं एवरेज टाइम लिख रहा हूँ टाउ से, ठीक है, इसको मैं एवरेज टाइम लिख रहा हूँ टाउ से। अब तुम कहोगे सर ये क्या है एवरेज, देखो इसमें किताब में तुम्हें मिल जाएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो वो वाला एवरेज टाइम लिख रहा हूं कि बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिशन में कितना एवरेज टाइम लग रहा है। 2 सक्सेसिव कोलिशन में एवरेज टाइम, ठीक है, 2 सक्सेसिव कोलिशन में एक इलेक्ट्रॉन के लिए T1, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए T2, एट एन एवरेज टाउ लिख रहा हूं।
तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है ये, ठीक। तो चलो रब कर देते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप देखो, मैं ड्रीप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना चाहता हूं, तो a इंटू टाउ हुआ, ये तो बचा नहीं। अब a का वैल्यू देखो माइनस, इसमें वेक्टर देना पड़ेगा, वेक्टर काम चल रहा है ना, सारा वेक्टर दो। a का वैल्यू है माइनस ई डिवाइड बाई एम ई, a का वैल्यू लिख लिया इंटू टाउ, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास ड्रीप वेलोसिटी का जो है एक्सप्रेशन आ गया। तो ड्रीप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या हो रहा है तुम्हारे पास, देयरफॉर वी डी, मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो ई टाउ बाई एम ई, तो ये तुम्हारे पास इसका एक्सप्रेशन है, मैग्नीट्यूड लिख दिया, ठीक है। तो आई होप कि आज मैंने जो बताया वो तुम समझ चुके हो। वीडियो को और एक्सटेंड कर सकता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे करने का तो मन है बट लेंदी हो जाएगा। ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, इसका कंटिन्यूशन है। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर तुम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो ना, तो तुम्हें वीडी वाला एक्सप्रेशन ना ओम्स लॉ के बाद मिलेगा, बट मैं अपने सीक्वेंस से जाऊँगा, अपने सीक्वेंस से नहीं, अभी तक जो मैंने पढ़ाया, अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं देखा होता तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा होगा कि बीच में ओम्स लॉ होना चाहिए, है ना। तो मैं इसी तरीके से जाऊँगा जो एग्जैक्टली 1 by 1 सीरियली मिलता है, कनेक्टिंग जो टॉपिक होगा वैसे जाएंगे। ओम्स लॉ हम पढ़ेंगे जरूर, बट हमारा ओम्स लॉ पढ़ने का थीम रहेगा कि रेजिस्टेंस को जानना, क्योंकि इस चैप्टर में रेजिस्टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा इलाबोरेट डिस्कशन है, बहुत कुछ पढ़ना है। तो ओम्स लॉ में जब स्टार्ट करूंगा तो मतलब पूरा रेजिस्टेंस को ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से चलूंगा। इसके बाद वाला डिस्कशन में ओम्स लॉ नहीं आएगा, इससे कनेक्टेड चीज़ें आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो और देख रहे हो, और प्रॉब्लम जो मैं दे रहा हूँ उसको भी ठीक से कर रहे हो, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।